लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ऊपर देख रही है नीचे देख रही है, इसे कहते हैं इक्विफेसिक, ना ये ऊपर देख रही है ना नीचे देख रही है, ठीक है। ये देखो लीड 1 ये पॉजिटिव है और लीड एबीएफ भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस होगा। लीड 1 तो पॉजिटिव है लेकिन लीड एबीएफ नेगेटिव है, क्या बन जाएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लीड 1 तो नेगेटिव है और लीड एबीएफ जो है वो राइट एक्सिस डेविएशन, तो इंटरमीडिएट एक्सिस बन जाएगा। क्लियर है सबको? और अगर लीड एबीएफ पॉजिटिव ही आ रही है तो राइट एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है बताओ मुझे, ये क्या है बताओ, ये राइट एक्सिस, ये कहां दिख रही है, राइट एक्सिस दोनों अपोजिट, ठीक है। लीड 1 कहां दिख रही है, नीचे, एबीएफ कहां दिख रही है, ऊपर, नेगेटिव इन 1 पॉजिटिव, क्या बन गया, क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो लीड 1 ऊपर है, लीड एबीएफ भी ऊपर है, क्या है, मेरे साथ बोलो, नॉर्मल। लीड 1 ऊपर है, एबीएफ ऊपर है, क्या है, नॉर्मल। लीड 1 ऊपर है, लीड एबीएफ नीचे, दोनों एक दूसरे से पुट्टी हुई है, एक दूसरी तरफ नहीं देख रहे, क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लीड 1 भी नीचे है और लीड एबीएफ ऊपर है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे, क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन। एक्सिस समझने के लिए लोग टाइम गुजारते हैं, एक्सिस क्लियर नहीं होता। ये बिल्कुल मैंने सिंपल ना, बहुत सारे इसमें फॉर्मूलेज आते हैं, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक रखी है कि ताकि आप लोगों को कम से कम इतना पता चल जाए कि एक्सिस नॉर्मल है या नहीं। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, हमने हार्ट रेट सीख लिया कैसे देखते हैं, हमने सीख लिया कि क्यूआरएस इंटरवल प्लॉट होता है तो क्या होता है, हमने इसके एक्सिस सीख लिया, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, एक मिनट, ये क्या है, हाँ ये क्या चीज है बताओ, लीड 1 कहाँ है, लीड 1 क्या है, ऊपर है, एबीएफ क्या है, नीचे, ये क्या हो गया, हाँ, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लीड 1 ऊपर देख रही है, लीड एबीएफ नीचे देख रही है, ठीक है। पॉजिटिव इन 1 और नेगेटिव इन एबीएफ, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, क्लियर? हाँ क्लियर? लेकिन सर ये प्रोसेस क्या होगी ऐसे, अभी यार बहुत खत्म नहीं होगा ना लेक्चर, हाँ अभी कम से कम 100 स्लाइडें और हैं। आप तो मेरे पास आ जाए ना, मैं तो बहुत बोलता हूँ, मैं यहाँ बैठ के आपकी सारी चीजें हमारे ना बाकी चीजें रहती हैं, पॉजिटिव चलेगा। अच्छा पी वेव पे बात करते हैं। अब हमने क्या बात की, पी वेव के ऊपर बात की। पी वेव कैसी होती है, कहाँ, ऑलवेज पॉजिटिव इन लीड 1 एंड 2। पी वेव हमेशा पॉजिटिव किसमें मिलेगी, हमें लीड 1 और 2 में मिलेगी, और ऑलवेज नेगेटिव इन लीड एबीआर। कुछ चीजें ना बिल्कुल बेसिक होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक होती हैं। नजर कमजोर है, चश्मा लगाना है, इस तरीके से अगर आपने देखना है कि यार ये चीज अबनॉर्मल तो नहीं, अगर आपको लीड 1 या 2 में पी वेव पॉजिटिव नहीं मिली, नेगेटिव मिल रही है तो अबनॉर्मल है, ठीक है। या अगर आपको लीड एबीआर में ये नेगेटिव नहीं मिली, पॉजिटिव मिली, अबनॉर्मल है। कोई डिटेल चीजें, लेकिन आपको जब देखने आना चाहिए तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, ठीक है। क्या देखोगे, लीड 1 और 2 से दो चीज याद कर लो कि लीड 1 और 2 में पी वेव पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है, और लीड एबीआर में नेगेटिव है या नहीं, ठीक है। और 2.5 स्मॉल स्क्वायर, 2.5 नॉर्मल स्क्वायर की एम्पलीट्यूड की बनेगी तो हम नॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। और बाइफेसिक लीड V1 में होगी, दो हम पा रहे होंगे, और लीड 2 में इसको हम बेसिकली लीड 2 में देखते हैं कि ये नॉर्मल पी वेव हमारी बन रही है, हर लीड में हम नहीं देखते, क्लियर। अब एट्रियल अबनॉर्मलिटी, अगर हमारे एट्रियम में अबनॉर्मलिटी आ जाए तो कैसे कैसे हमें पता चलेगा, ये देखो, ये देखो नॉर्मल, ये हमारी राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। अगर राइट साइड एट्रियम बढ़ जाएगा तो देखो राइट एट्रियम में ये पी वेव हमें कैसी मिल रही है, टॉल मिलेगी, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हमारा दिल का राइट साइड का चैम्बर है, राइट एट्रियम है, अगर राइट एट्रियम बड़ा हो जाएगा तो पी वेव कैसी मिल रही है, टॉल मिलेगी, कैसी मिलेगी, टॉल मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं, पी पल्मोनल, ठीक है। ये हम पी पल्मोनल, अगर राइट एट्रियम में बड़ा हुआ मिल रहा है तो हमें टॉल मिल रही है, ठीक है। और अगर लेफ्ट एट्रियम बड़ा हुआ मिलेगा तो हमें बाइफेसिक पी वेव मिलेगी। देख रहे हो, दो हम नजर आ रहे हैं, क्लियर है। ये याद रख लो कि D2 में आप देखोगे कि हमारी पी वेव कैसी है, नॉर्मल है साइज की, लंबी हो गई है या बाइफेसिक, क्लियर। अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो देखो पी वेव नजर आ रही, बड़ी लंबी हुई भी नजर आ रही है। ये ज्यादा किस पेशेंट में मिलती है, जो कि
स्मोकिंग करते हैं, सीओपीडी पेशेंट में, ठीक है, पी पल्मोनल, ठीक है। सर ये कैसे थे राइट साइड हार्ट के जो पेशेंट हो अभी यार हम इसको बार-बार जो है पट्टी से उतार रहे हैं, एंड में हम क्वेश्चन एंड सेशन रखेंगे, आई एम फ्री टू आस्क यू, ठीक है। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है, ये देखो पी वेव, पी वेव, पी वेव, पी वेव, ठीक है, क्लियर है सबको। अगर हमने देखा कि पी वेव टॉल हो गई है तो क्या आ गया, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक है, राइट साइड की राइट एट्रियल की डिजीज है। और अगर पी वेव ब्रॉड हो गई तो किसकी डिजीज है, लेफ्ट एट्रियल की डिजीज है। लेफ्ट एट्रियल की डिजीज ज्यादा कॉमन किसमें मिल रही होती है, मिटल स्टेनोसिस में, कि मिटल वैल बंद नहीं हो रहा, मिटल रिवेजिटेशन कंडीशन में, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉल्स होते हैं, सही है। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट देखो बाइफेसिक और V1 में क्या मिलेगी, थोड़ी सी नेगेटिव हम के साथ मिलती है। ये वाली याद रखो बस, लीड टूब की, ये लीड टूब में कैसी मिल रही है हमें, जैसे कैमिन हम होता है ना, जो कैमिन हम की तरह, अगर लीड टूब में आपको कैमिन हम मिली, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। इसका जो चीज बात मैं कह रहा हूं उसका फायदा क्या है, आप ईसीजी देख के जो चीज हम इको में पता कर सकते थे, आप ईसीजी में देख के पता करते हो, हाँ यार ये तो इसका राइट एट्रियल एनलार्ज है, इसका मतलब है इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है राइट साइड हार्ट की, ठीक है। अरे इसका तो लेफ्ट एट्रिया जो है वो एनलार्ज है, इसका मतलब इसे लेफ्ट साइड हार्ट की कोई डिजीज है। लेफ्ट एट्रियल एनलार्ज होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ये राइट एट्रियल पेशेंट का हाई रिस्क बढ़ जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन में जाने का और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होने का, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये मैंने दोबारा दिखाया है किस तरीके से आ रही नॉच, ठीक है। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की देखो और भी एग्जांपल तौर पे दिखाया मैंने, बाइफेसिक टीवी नजर आ रही है, बाइफेसिक टीवी अब आपको आई होगी याद हो गई, ठीक है। नॉर्मल क्यूआरएस V1 V2, अब आ जाओ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मैंने भी आपको बताया था कितना होता है, कितना होता है 120 मिलीसेकंड के तक होता है, ठीक है। और क्यूआरएस बनता है किस लिए रहा होता है कि या तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में टी वेव बन रही है, ठीक है, बेसिकली। अब नॉर्मल क्यूआरएस पैटर्न अगर आ रहा है और प्रोग्रेशन फ्रॉम द राइट साइड है V1 टू V6, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहा है। V1 टू V2 में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल एक्टिवेशन हुई है जो कि जनरेट करती है एस वेव को करती है, उससे क्या होता है आर वेव जनरेट होती है और सेप्टल एक्टिवेशन होता है। अगर किसी भी पेशेंट में आपको पुअर प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव मिल रही है, इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को पुराना कोई हार्ट अटैक हुआ है, उसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, ठीक है। नॉर्मली देखो पहली बार में तो V1 मिली ना, उसके बाद आर वेव जनरेट होती है आगे चल के। अगर आपको आर वेव नहीं मिली तो क्या चीज है, पुराना कोई इस्कीमिया है, पुराना कोई इंफार्क्शन है, इसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, ठीक है। ये देखो नॉर्मली पी वेव बनी, ये उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना है, क्यूआरएस और ये आर वेव आना शुरू हो गई, ये आ रही ना आर वेव, ये छोटी थी यहाँ बड़ी हुई, फिर ये और बड़ी हुई, ये देखो आर वेव, दिस इज कॉल्ड आर वेव प्रोग्रेशन, आर वेव प्रोग्रेशन। देखो छोटी थी फिर बड़ी हुई। अगर यहाँ पे लीड 3 के अंदर हमें आर वेव प्रोग्रेशन नहीं मिलती तो क्या मतलब है, ओल्ड एमआई हुआ है पेशेंट को, उसके दिल के पट्टे कमजोर हैं, उसको वहां से मेरे पास ज्यादा पेशेंट आते हैं इसी कराते, डॉक्टर साहब पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, इसी में देखा तो आपको पहले अटैक हो चुका है, नहीं डॉक्टर साहब कुछ नहीं, क्यों, ज्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर आपको सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। इन्फीरियर वाले में वो पता नहीं चला उनको, ठीक है, वो डायबिटिक्स का ज्यादा पेन के नेगलेक्ट कर दिया। ज्यादातर बेचारे जो मजदूर होते हैं काम करने वाले उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, फिर क्या होता है कि वो बाद में आ रहे होते हैं डॉक्टर साहब की हार्ट अटैक हुआ था, वो बाद में अभी को करा दिया 25%, ठीक है। तो ईसीजी में कैसे पता चल सकता है पुराना अटैक हुआ है, प्रोग्रेसिव ऑफ आर वेव, ठीक है। बाकी लोग की वैसे पोस्टर एमआई देख सकते हैं, लेकिन दिल के पट्टे कमजोर होना, इजेक्शन फ्रैक्शन का डाउन होना किसी से देख सकते हैं, वो प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव, ठीक है। नॉर्मल नॉन पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो होती हैं, छोटी सी क्यू वेव हमें नॉन पैथोलॉजिकल भी मिलती हैं जो 1-3 एरिया में। क्यू वेव देख के भी हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट को पुराना अटैक हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशन में नॉर्मल भी क्यू वेव्स मिल रही होती हैं। इस वजह से याद कर लो कि ये जो नॉर्मल मिल रही हैं हमें किस कंडीशन में मिल रही हैं और पैथोलॉजिकल किस कंडीशन। पैथोलॉजिकल क्यू वेव 2 मिलीमीटर डीप या ग्रेटर 1 मिलीमीटर वाइड अगर हो तो फिर आप सोचोगे कि ये कोई पैथोलॉजिकल क्यू वेव है, मतलब उस आर्टरी का, फर्ज करो एक आर्टरी है हमारी राइट कोरोनिक आर्टरी,
जिसको भी हम कौन सा एमआई देखते हैं 2,3 ABF को देखते हैं, उसमें हमें 2 मिलीमीटर से ज्यादा QF मिल रहे हैं। तो क्या होगा, आप सोचोगे इसको पुराना इंफीरियर वाला एमआई हो चुका है, पुराना इंफीरियर वाला एमआई हो चुका है, ठीक है, QF ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बिल्कुल बेसिक बात है कि अगर फर्स्ट करो एक पेशेंट आता है, ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की पेशेंट को होती है जो कि क्रोनिकली हाइपरटेंसिव है, ठीक है, कंटिन्यू बीपी बढ़ा रहा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को, या एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट है कि आपको वहां पे पंप करने में रुकावट महसूस हो रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप किसमें करता है, एओर्टा में। अगर एओर्टिक वाल्व स्टेनोज्ड होगा तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। दूसरे सिनेरियो में अगर कोई पेशेंट है जिसकी कंटिन्यू ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब आफ्टर ऑल उसका बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। उसको पता कैसे चलेंगे, उसको हम पता चले करेंगे कि V1 में आप देखोगे S वेव और V6 में आप देखोगे R वेव। अगर दोनों को हम प्लस करते हैं और दोनों प्लस करने के बाद 35 मिलीमीटर से ज्यादा आता है तो उसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, सिंपल। और उसी को अगर आप उल्टा देखते हो, राइट साइड में V1 जो होती है वो R वेव में आ रही है ज्यादा और V6 S में आ रही है ज्यादा और दोनों 35 से ज्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। S वेव इन V1, ठीक है, प्लस R वेव इन V5 35 मिलीमीटर से ज्यादा होगी तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या कहलाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या है कि राइट एक्सिस डेविएशन और साथ साथ में पर V1 में R वेव ग्रेटर देन 7 मिलीमीटर टॉल हो, R वेव कितनी हो, 7 मिलीमीटर ज्यादा टॉल हो, तो भी आप कहोगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बेसिक जो टिप्स है ना वो आप समझ के रखो अपने ज़हन में। जब आप ECG देखते हो तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप ये बताओ कि कोई बहुत ज्यादा भारी चीज, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यार इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है तो क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, क्या ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। इसका फायदा क्या मिलेगा, अगर कोई पेशेंट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ आ रहा है तो पहली चीज क्या सोचोगे, यार कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं है इसको, है ना, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो नहीं, इसमें से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन। अगर कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ आता है पेशेंट और कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, कोई मलमल भी नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है यार इसको पुराना ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता था, इसने इसका इलाज ही नहीं कराया, इस वजह से इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई। क्लियर। अब आ जाते हैं एसटी सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। एसटी सेगमेंट की हमने पहली बात की थी कि अगर एसटी एलिवेशन एमआई किसी पेशेंट को रहा और 1 मिलीमीटर से ज्यादा है, एसटी एलिवेशन 1 मिलीमीटर से ज्यादा है तो वो कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेप्ट V2 और V3 जो हमने पहला कॉम्प्लेक्स दिखाया था, जो भाई कह रहे थे क्या चीज है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। V1 और V2 क्या मतलब है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो एज के हिसाब से भी डिफरेंट है, मेल फीमेल में भी डिफरेंट है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जो कि 40 साल से कम उम्र है और मेल है तो 2.5 मिलीमीटर एसटी एलिवेशन अगर होंगी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में तो आप कंसीडर करोगे कि ये क्या है, एमआई है। और अगर कोई फीमेल आती है आपके पास तो 1.5 मिलीमीटर से ज्यादा एसटी एलिवेशन का कंसीडर क्या करोगे कि ये एमआई है। और कोई पेशेंट 40 साल से ज्यादा उम्र का आता है और मेल पेशेंट है तो 2 मिलीमीटर से ज्यादा एसटी एलिवेशन अगर होंगी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में तो वो कंसीडर किया जाएगा एमआई। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं V1, V2, V3 की कॉम्प्लेक्स में, खासतौर पे V2 और V3 के लिए। बाकी सारे लीड्स में अगर 1 मिलीमीटर की भी एसटी एलिवेशन होगी तो क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ये इस तरह आपने थोड़ा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की कि देखो किस तरीके से होता है। एसटी एलिवेशन का क्या मतलब है, ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट। ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट का क्या मतलब है कि मैंने दिल की 3 लेयर्स बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंड। अगर दिल की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसका मतलब है ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट है, इसका मतलब है कि एसटी एलिवेशंस हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट गोइंग टू डाई। क्यों कि थोड़ी देर बाद उसी स्कीमिया जगह पे स्कार बनेगा, वहां से लीच या रीफिक होगा और पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। जो हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं उसकी मेन डिफरेंस ही पैथोलॉजिकल ये होता है कि उसमें ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट नहीं होता। देखो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ये क्या है पेशेंट को एसटी एलिवेशन एमआई, समझ रहे, क्लियर है सबको।
और देखो ये नॉन एसटी एलिवेशन एमआई तो सिर्फ आपकी ऊपर की लेयर से अंदर की लेयर से इन्वॉल्व है, पूरी की पूरी लेयर इन्वॉल्व नहीं, ओनली सब एंडोकार्डियम ही इन्वॉल्व है। तो ये एसटी डिप्रेशन एमआई है, मतलब कुरैशी और तानिया घूमने चले गए हैं, घर तो आ गए थे वापस, और इसमें क्या होगा एसटी एलिवेशन एमआई में कि घर ही वापस नहीं आएंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने पहले बताई थी अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ, अब आपको क्लियर है। ये वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, जो भाई पूछ रहे थे, मैंने कहा ये आगे आएगा। देखो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। इसमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा कि अगर मेल है और 40 साल से ज्यादा है तो 2 मिलीमीटर की एसटी एलिवेशन कंसीडर की जाएगी पॉजिटिव। अगर 40 इयर्स से कम का है तो 2.5 मिलीमीटर की एसटी एलिवेशन कंसीडर की जाएगी पॉजिटिव, और अगर कोई फीमेल है तो 1.5 मिलीमीटर की एसटी एलिवेशन पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अब समझ में आ गया भाई? सर ये रीड कहाँ पर है? B1 B2 में आती है नेगेटिव, आपके पास इसी में देखो नेगेटिव रीड्स है ना, दीस आर द नेगेटिव रीड्स। एवीएल में भी सर, एवीएल में भी सर, एवीएल में नहीं, एवीएल तो पॉजिटिव बनती है ना, ये तो B1 B2 की नेगेटिव रीड्स बनती है ना, उसके अंदर ही क्राइटेरिया है। जो जितनी भी 2 3 एवीएल है, 1 एवीएल, B5 B6 है, दीस आर ऑल नॉर्मल रीड्स, पॉजिटिव रीड्स। ये जो एवीएल रीड्स होती है ये आर नेगेटिव रीड्स। सर एवीआर भी एवीआर को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते ना, एवीआर इज बिल्कुल डिफरेंट टर्म। एवीआर को हम कभी स्टैंडिंग की क्राइटेरिया में कंसीडर नहीं करते, ठीक है? एवीआर को छोड़ो। अब आगे टी वेव, क्लियर है सबको? जो भी कंफ्यूजन है ना वो मैंने इतनी दफा डिटेल से डाला है कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना। बात चीज यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ उसके बाद बार बार रिपीटेशन होंगी, डिटेल आएंगे, आप क्लियर हो जाएगा। सर वो जो रीड थी सर, वो अगर आप सर्कल में देखें तो इसी तरह एलिवेटेड कर सकते हैं। B1 B2 में ना, B1 B2 में है ना। अब आ जाओ टी वेव। नॉर्मल टी वेव इज asymmetrical first half in a gradual slope 10 second. Should be at the 1/8 but less than 2/3 of the amplitude of the R wave. T wave amplitude rarely exceed T. अगर देखो टी वेव का मेन काम क्या होता है, तो एसटी के साथ वो चली होती है। अगर टी वेव का आपको साइज बड़ा नजर आ रहा है तो एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो क्या होती है तो बताएगा? हाइपर कैलिमिया। बहुत ही कॉमन चीज। टी वेव को मैं अपने एसटी एलिवेशन तो साथ ही चल रही है ना, टी वेव का जो आपको मेडिकल देखो, कुछ चीज होती है थ्योरेटिकल, कुछ चीज होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल चीजें जो है ना वो आपको रोजमर्रा की नजर आती है, उसको ध्यान में बिठा लो। जितनी मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, गाना लगाएंगे, उसको बोल देंगे, ठीक है? डिटेल याद नहीं रहती। लेकिन जो मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक्स हैं वो बार बार उसको देखो, उसको दिमाग में बिठा लो कि जिसकी जो चीज इंपॉर्टेंस है वो क्या है, जो वैल्यूज होती है वो याद नहीं रहती, ठीक है? यू वेव किसमें मिलती है हमें? हाइपोकैलिमिया में, ठीक है? अगर किसी भी पेशेंट की आपको यू वेव मिल रही है, ये देखो आगे में, ठीक है, इस तरीके से कटे ये वेव, तो ये क्या मतलब है कि ये आपको हाइपोकैलिमिया है, इसका पोटेशियम कम, ठीक है? सर पोटेशियम कम हो तो यू वेव मिलेगी या हाइपोकैलिमिया, पोटेशियम कम होगा तो हाइपोकैलिमिया यू वेव मिलेगी, पोटेशियम ज्यादा होगा तो हाइपर एक्यूट टी वेव मिलेगी, टॉल टी वेव मिलेगी, बड़ी टी वेव मिलेगी। और अगर पोटेशियम किसी का 8 को भी क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमें ईसीजी में क्या मिलता है? साइन वेव मिल रही होगी। क्या कहते हैं? साइन वेव मिलेगी, मतलब ऐसे करके लहराते हुए कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है? तो आज का जो असल टॉपिक है हमारा वो इस्कीमिया का, वो अब हम शुरू कर रहे हैं। आप कहेंगे यार डॉक्टर क्या करें, है ना? अब हम डिटेल में जाएंगे। सर कैल्शियम हाइपोकैल्शियम वो अभी आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक है? तो अभी तक हमने जितनी बातें की थी, ठीक है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी आ रही है, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ रही है, हमने शुरू में बात की थी। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो कौन सा एमआई होगा? हाँ भाई, ईसीजी में क्या नजर आएगा? अगर राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो ईसीजी में क्या नजर आएगा? ईसीजी में क्या चेंजेस मिलेगी? अगर किसी भी पेशेंट को 2-3 एवीएल में एसटी एलिवेशन मिलती हैं, अगला काम क्या करेंगे? हाइड्रेशन, हाँ, हाइड्रेशन करेंगे। हाँ भाई, नुमान क्या करेंगे? नुमान को पता है। अगर किसी भी पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई ईसीजी में नजर आता है तो अगला काम क्या करेंगे? फॉरवर्ड, हाँ, राइट, क्या नाम है? अक्सा, वेरी गुड। कोई भी पेशेंट को आपने इंफीरियर वॉल एमआई देखना है तो पहला काम क्या करना है? उसकी राइट साइडेड ईसीजी और पोस्टीरियर ईसीजी करनी है, ठीक है? और अगर ये ब्लॉक होगी, आपकी एलईडी ब्लॉक होगी, तो कौन सी तीन में एसटी एलिवेशन आएंगी? एंटीरियर लिस्ट में आएंगी, V1 V2 V3 V4, ठीक है?
और अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक होगी तो किसमें ST एलिवेशन आएंगी 1 AVN V5 V6 और इसका क्राइटेरिया क्या होगा वही 1 मिलीमीटर की ST एलिवेशन। क्लियर है भाई? ये देखो जो भी चीजें हैं ना उसको मैंने रिपीट करेंगे ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। नॉर्मल ये ST एलिवेशन होगा, ठीक है, और ये क्या हो गया ST डिप्रेशन हो गया, ठीक है। T वेव मॉर्फोलॉजी, ये अपराइट T वेव है, ये नेगेटिव T वेव है। चलिए हमेशा AVR में P वेव नेगेटिव मिलती है और AVR में T वेव भी इन्वर्टेड मिलती है। अगर किसी को P वेव पॉजिटिव मिल रही है AVR में तो क्या हो सकता है? कॉमन चीज लीड्स गलत लग गई हैं, राइट साइड की लीड लेफ्ट में लगा दी है और लेफ्ट साइड की लीड राइट साइड में लगा दी गई है, ठीक है। व्हाट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को बताएगा। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का मतलब है कि इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऐसे पेशेंट जिसको ST एलिवेशन MI हो या NST एलिवेशन MI हो या अनस्टेबल एंजाइना, इन 3 कैटेगरीज को हम किसमें रखते हैं? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है, आपको कोई भी हमारे पास आपने डॉक्टर साहब ECG भेजिए देख के बताते हैं। ECG देख के बताना बिल्कुल भी ठीक प्रैक्टिस नहीं है। मैं अपने सारे जो डॉक्टर जो ER के होते हैं उनको बता दूं कि भाई अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया है और आपने उसकी ECG की है तो मस्ट विजिट द कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट को देखेगा, उसके सिम्टम एसेस करेगा कि क्या उसे टिपिकल चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, क्योंकि इनिशियल चेंजेस में तो ECG में चेंजेस नहीं आ रही होगी, ड्रॉप भी नेगेटिव आ जाता है शुरू में, 4 घंटे से अगर ड्रॉप भी पॉजिटिव नहीं आ, तो मस्ट विजिट द कार्डियोलॉजिस्ट। जितने भी लोग आप लोग ECG कराएं कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट को देखेगा, उसके सिम्टम एसेस करेगा और अगर वो मना करता है कि नहीं जी मुझे कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं, तो मस्ट राइट द लामा। ये आपको सेव कर सकता है। वो पेशेंट बाहर गया, उसको बाद में ST एलिवेशन MI वो मर गया, कहा मैं तो डॉक्टर को दिखा के आया था, डॉक्टर कहता कुछ नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करें। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हमारा एक हॉस्पिटल के एक बहुत ही करीब हमारा स्टाफ था, उसका भाई था, उसमें वो ECG उसने मुझे दे दी जस्ट टैकीकार्डिया चल रहा है। मुझे मैंने कहा यार इसको ER में बुलाओ, इसको एसेस करेंगे। इसको एसेस किया, मैंने कहा इसको टिपिकल पेन होगा। पहला ड्रॉप कराया नेगेटिव, पहला ड्रॉप कराया नेगेटिव, उसके बाद मैंने कहा नहीं हम 1 घंटे बाद दोबारा ड्रॉप कराएंगे, तब तक नीचे प्रोटोकॉल देंगे। दूसरा में ड्रॉप कराया पॉजिटिव आया, 6 का पहला ड्रॉप था, दूसरा ड्रॉप था 34 का आया। फिर हमने कहा इसकी एंजियोप्लास्टी है, उससे कहा नहीं मैं कार्डियो जाऊंगा, अस्पताल वहां कराऊंगा। वहां जाके इंक्लूडिंग एंजियोप्लास्टी पेशेंट एक्सपायर हो गया। 27 साल का लड़का, 27 ईयर ओल्ड, वो लड़का जो कभी सिगरेट पीता था, कोई उसको ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई शुगर नहीं, ठीक है। तो कभी भी आप लोग इसी देखें, टेक अ सीरियस, खास तौर पे चेस्ट पेन इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें बताई STEMI, NSTEMI और STEMI, ये 3 कैटेगरीज जो आती हैं वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आती है। एक पेशेंट है जो कहता है डॉक्टर साहब मैं बैठा रहता हूँ तो मुझे तो सीने में दर्द नहीं होता, या मैं ज़्यादा कोई एक्सरसाइज काम करता हूँ, तो वो हम उसको कहते हैं स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज, कि भाई वो तो पुराना कार्डियक का पेशेंट है, 12 साल से दवाइयाँ ले रहा है, ऐसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज। उसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज को हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। अब ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई कि उसी की डिटेल्स है सारी की सारी, कि आपने सिविल ECG कोई भी पेशेंट आप देखें कि वो ER के अंदर आए 10 मिनट के अंदर उसकी ECG हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर उसको चेस्ट पेन कंटिन्यू हो रहा है और पहली ECG नॉन डायग्नोस्टिक है तो 30 50 टू 30 मिनट में उसकी आपने सिविल ECGs करनी है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको कुछ नहीं, तो पोस्चर ECG करके रूल आउट करने के, खाली पोस्चर हमें तो नहीं हो रहा पेशेंट। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ST एलिवेशन MI को हमने कैसे देखना है, कंपेयर करके देखना है, रेसिप्रोकल चेंजेस देखना है, 2 और मोड बेस में देखना है, चीजें बता दें, ठीक है। ये ST सेगमेंट होता है जो कि एलिवेट हो जाता है, ठीक है। इसे हम J पॉइंट कहते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेशन को हम कहते हैं बिग हार्ट अटैक, ठीक है। सब डेफिनेशन मैंने दोबारा डाल दी। अब ये आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिफरेंस, कि ST एलिवेशन तो आ रही हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहा है कि भाई ये तो MI नहीं है। उसकी क्या वजह है कि देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये इस तरह से अगर ST एलिवेशन का मुंह बनना है ना, देखो उस तरीके से बनना है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स शेप। ये तो ST एलिवेशन MI हमारा इस्कीमिया में आएगा, इसमें आएगा इस्कीमिया। लेकिन अगर वो कॉनकेव शेप का बना है तो इस तरह नीचे जाके ऊपर को बनना है, ये स्माइली फेस का आ रहा है, तो ये कॉनकेव शेप का आ रहा है, इसका मतलब है ST एलिवेशंस तो हैं लेकिन ये पेरिकार्डाइटिस की वजह से है, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है मैं भी आगे डिटेल में बताऊंगा कि ST एलिवेशन दोनों सूरतों में, एक में आप कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स शेप है जो कि इस्कीमिया वाला है, और जो नॉन इस्कीमिया वाला है वो कॉनकेव शेप का है, वो किसमें आएगा?
पेरिकार्डाइटिस में आएगा। क्लियर है? कॉन्केव शेड्यूली बिनाइन पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, एंटीरियर वाला एमआई में क्या आएगा? पहले टी वेव इन्वर्जन होंगी, एसटी एलिवेशन आएंगी, एसटी इन्वर्टेड टी वेव आएंगी, फिर टी वेव स्कीमी आएगा, क्यू वेव और फाइनली क्या बनेगा? क्यू वेव बनेगा। ठीक है, इस तरह पैटर्न में आहिस्ता आहिस्ता देखें चेंजेस आना शुरू में पेशेंट ऐसा था, फिर एसटी एलिवेशन आई, फिर उसकी क्लियर बन गए और आखिर में देखें तो क्यू वेव के साथ पेशेंट चला गया, उसने अपनी एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, उसका हिस्सा जो था वो डेड हो गया। ये चेंजेस आती हैं हमारी स्कीम में। ठीक है, अब ये ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, लेटरल वॉल एमआई है, लेट को 1 एवीएल और V5 V6, ये याद कर लीजिए। किसी भी पेशेंट को लेटरल वॉल एमआई हो रहा है तो 1 एवीएल और V5 V6 में एसटी एलिवेशंस मिलेंगे। अगर किसी पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई हो रहा है तो किसमें एसटी एलिवेशन मिलेंगी? 2 3 एवीएल में। क्लियर है? ठीक है, और अगर किसी पेशेंट को एंटीरियर वॉल एमआई हो रहा है और सेप्टल भी इन्वॉल्वमेंट तो V1 से लेकर V4 तक एसटी एलिवेशन होगी। ठीक है, और खाली अगर सेप्टल इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट को बिल्कुल इनिशियल स्टेज में तो हम कहते हैं V1 टू V3। लेकिन एंटीरियर वॉल एमआई को याद करने के लिए आप याद कर लेंगे V1 से लेकर V4। अगर V1 से लेकर V4 तक एसटी एलिवेशन है तो एंटीरियर वॉल एमआई है। और एंटीरियर वॉल एमआई का क्या मतलब है? क्या चीज इन्वॉल्वमेंट है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। कौन सी? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, और अगर 1 एवीएल V5 V6 में एलिवेशन तो कौन सा है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और अगर 2 3 एवीएल में एसटी एलिवेशन तो क्या है? राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है? ये इसको देखें दोबारा को तस्वीर रहने तो ले लें। ये जितनी प्रेजेंटेशन है मैं YouTube चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें परेशान नहीं हो, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूरी प्रेजेंटेशन YouTube चैनल पे डाल जाएगी, उस पे आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड होगा। अब आ जाते हैं एनएसटी में, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अभी तक हमने बड़े हार्ट अटैक की बात की, एसटी छोटा हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को एसटी डिप्रेशंस आ रहे हैं और 0.5 मिलीमीटर तक के हैं तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा? नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। क्या कंसीडर किया जाएगा? नॉन एसटी, जिसके अंदर सिर्फ सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होगी। इसमें एसटी एलिवेशन तो नहीं है, सिर्फ एसटी डिप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब छोटा हार्ट अटैक है, ट्रांसप्लूरल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अनस्टेबल एंजाइना? मे प्रेजेंट विद नॉन एक्सप्रेसिव और ट्रांजिएंट एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि भाई ईसीजी नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, या पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब जरा से भी मैं चलता हूं ना तो मुझे पेन शुरू हो जाता है। देखो मेन डिफरेंस जो आता है ना वो एनएसटीएमई और स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में ट्रॉप पॉजिटिव नहीं आएगा, सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स पे आप बोलोगे कहते डॉक्टर साहब जल्दी चलना शुरू करता हूं ना मुझे पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल बैठे बैठे भी पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, पेशेंट कहेगा मुझे बैठा हूं तो भी दर्द हो रहा है। ठीक है, अब ये कुछ इसी चीज है, आप लोग देखेंगे और मुझे बताते जाएंगे कि क्या क्या है। हाँ भाई क्या है? व्हाट इज दिस? कौन सा एमआई है? जोर से। एंटीरियर वॉल एमआई। ठीक है, V2 V3 V4 में एसटी एलिवेशंस हैं तो क्या करोगे? सबसे पहले पेशेंट को फॉरन केयर के लिए रेडी करोगे। ठीक है, ये पेशेंट को क्या है जल्दी से लेके बताइए। क्या है? लेटरल वॉल 1 AVL V5 V6 एसटी एलिवेशन कौन सा एमआई है? लेटरल वॉल एमआई। देखो ये अब प्रैक्टिस हो रही है ना, सब बोलोगे तो अच्छा, भले गलत बोलो याद हो जाएगा। 1 AVL V5 V6 एसटी एलिवेशन कौन सा एमआई है? लेटरल वॉल। समझ में आ रहा है? जो मेहनत की है वसूल हो रही है सर। ठीक है, ये क्या है? 2 3 AVF क्या है? इंफीरियर वॉल एमआई। ठीक है, 2 3 AVF में इंफीरियर वॉल। अब कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर जो हमने पहले बात की थी उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, अगर हाइपरकैलेमिया होगा किसी पेशेंट को तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? मैंने पहले बताया था पीक टी वेव आपको मिलेगी, पीक टी वेव मिलेगी, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। हाइपरकैलेमिया में याद कर लो कि अगर पीक टी वेव का साइज आपको बड़ा मिल रहा है तो आप सोच लो कि ये क्या चीज है? हाइपरकैलेमिया है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया। ये देखो कैंट्रिक टी वेव जस्ट लाइक ये देखो। ठीक है, अब बिग टी वेव नजर आ रही? अगर इस तरह की चीज नजर आ रही है तो मैं इसी देखते हैं, मैं कहता हूँ भाई ये पेशेंट है, इसको जो है वो इसका इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट करो, उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, इसको इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो आपको इस तरह की कंट्रोल टी वेव मिलेगी।
ठीक है, एक और एग्जांपल है ई वेव, नजर आ रही कितनी बड़ी ई वेव है, ठीक है, ये याद कर लें, ठीक है, एक और एग्जांपल है जी वेव, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाइड बनेगी। वाइट में। अब आ जाते हैं अगर